वक्फ भी इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट था। वक्फ में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर देश में कहीं हुआ तो वक्फ में हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, उसकी संपत्ति दिन रात कैसे बढ़ रही है, इसको लेकर बातचीत चल रही है। किस आधार पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक देता है किसी भी चीज पर, इसको लेकर भी चर्चा होती है। लेकिन जब समाधान निकालने की बारी आई तो कुछ कट्टरपंथियों ने इसका विरोध कर दिया। खैर, मामला जेपीसी तक पहुंच गया है, लेकिन इन सबके बीच उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने हाल ही में एक पॉडकास्ट किया एनएमएफ न्यूज के साथ, और इस दौरान उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए जो आपको भी हैरान कर देंगे। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि कैसे वक्फ बोर्ड धांधली का और लूट का अड्डा बन चुका है। वो पूरा पॉडकास्ट आपने देखा होगा, लेकिन इस पॉडकास्ट में जब उन्होंने ओवैसी का जिक्र किया, मदनी का जिक्र किया, तो हर कोई हैरान रह गया। मैंने खुद उनसे सवाल पूछा था कि आप तो इसी कौम से आते हैं, आपको क्या आपत्ति है? तो उन्होंने कहा आपत्ति तो किसी को भी नहीं होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड का जो मकसद था वो तो कहीं पीछे छूट गया है, अब तो सिर्फ लूट का अड्डा बन गया है। उन्होंने कहा कि मैं ओवैसी साहब से पूछता हूं कि क्या आपके पास संपत्ति नहीं है। शादाब शम्स ने कहा कि मैं ओवैसी साहब से पूछता हूं कि आपने उस संपत्ति पर यूनिवर्सिटी तो बना ली, लेकिन आप कितने मुस्लिम छात्रों को फ्री में पढ़ा रही हैं, ये आप बताइए। शादाब शम्स ने यह भी कहा कि इस बाबत पुष्कर सिंह धामी, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री है, उनको चिट्ठी भी लिखी जा चुकी है, नरेंद्र मोदी को भी अवगत कराया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे पूरे देश की वो बात कर रही हो, शादाब शम्स बड़ा खुलासा करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का मकसद जो था वो अब नहीं रहा, अब तो यहां पर सिर्फ लूट होती है और इसी के साथ कुछ लोग अपना पेट भरने की कोशिश कर रही हैं। मैंने उनसे सवाल पूछा, वक्फ बोर्ड में अगर अमेंडमेंट होता है या ये खत्म होने की जिस तरीके से बात हो रही है, इससे आम मुसलमान को क्या नुकसान है? तो उन्होंने कहा कुछ भी नुकसान नहीं है, यहां तक कि वक्फ बोर्ड का फायदा भी उनको नहीं मिल रहा है। ये तो चंद लोग हैं जो अपने फायदे के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने जिस तरीके से खुलासा किया, उसने कम से कम एक बात तो तय कर दी कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ रहा है। शादाब शम्स ने प्रॉपर खुलासा किया है और बताया है कि क्या क्या अमेंडमेंट्स होने चाहिए, क्या जरूरतें हैं, क्या जरूरतें नहीं है। पूरा पॉडकास्ट आप एनएमएफ न्यूज के पेज पर जाकर देख सकते हैं। बाकी फिलहाल उन्हें पुष्कर सिंह धामी का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा, वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कुछ खुलासा किया, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। वक्फ भी इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन हुआ क्या कि वक्फ को जिसको अमीरों से लेके गरीबों के पास जो जाना था वो गरीबों तक नहीं पहुंचा, उसे चंद अमीर लोगों ने अपने घर की बपौती बना दिया। और जितने आज विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, सबके सब, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी से देखिए जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये सब के सब वक्फ के बेनिफिशियरी हैं। किसी के पास 25,000 करोड़ की संपत्ति, किसी के पास 15,000 करोड़ की संपत्ति, और गरीब के हिस्से में एक निवाला नहीं आ रहा। एक आम मुसलमान से आप पूछेंगे कि भाई आपको इस सदके, ज़कात, खैरात के जो वाकई जो हकदार थे उनसे पूछे कभी आपको कोई फायदा मिला, तो कहेंगे नहीं। तो पूछेंगे कभी किसी को, बेवा को पेंशन मिल रही है, किसी गरीब बच्चे के लिए अनाथालय खुला है, अच्छा स्कूल खुला है, कोई मेडिकल कॉलेज खुला है, कोई यूनिवर्सिटी बनी है? नहीं, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है। वक्फ के नाम पर लोगों को ठगा गया है। वक्फ के नाम पर, मैं वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष हूं पिछले 2 वर्षों से, और मैं इतनी जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूं कि वक्फ सिर्फ लूट के अड्डे बने हैं। वक्फ में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर देश में कहीं हुआ तो वक्फ में हुआ है। उस संपत्ति को जानबूझ के वक्फ के मुतवल्ली, वक्फ के अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड के सदस्य, वक्फ बोर्ड के कर्मचारी, अधिकारी, सबने मिलकर सरकारों के शेल्टर में लूटा है और भयंकर लूटपाट की गई है। अगर जांच हो जाए, मैंने निवेदन भी किया है माननीय केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू जी से कि आप इसमें सीबीआई जांच करा दीजिए। देश की आज़ादी से लेकर आज तक जो वक्फ की संपत्तियां बताई जाती हैं, वो संपत्तियां हैं कहां? वो संपत्तियां पता चलेगी सब सेटिंग वेटिंग हो चुकी, सब लूट चुकी। गरीबों का हक गरीबों को नहीं मिला। किसी ने अपना बढ़िया होटल बनाया हुआ। मेरे यहाँ उत्तराखंड में एक बड़े नेता हुए, संजय गांधी जी के साथी रहे, कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के बड़े मजबूत नेता हुए अकबर अहमद डंपी, पूर्व सांसद भी हैं। 200 बीघा में रिसोर्ट बना हुआ है नैनीताल रामगढ़ के अंदर। ये वक्फ का हाल है। एक दूसरे सांसद हुए मुजफ्फरनगर के से कांग्रेस के सांसद होते थे जमा साहब, सईद उज जमा, उन्होंने कलियर के अंदर पूरा बढ़िया शानदार वाला कब्जा किया हुआ। तो खुद मुस्लिम उलेमा, मुस्लिम धर्मगुरु जिनके पीछे मुसलमान फॉलो करता है, कलियर के सज्जादे
जो दरगाह है साबिर पाक की, दुनिया की बहुत मान्यता प्राप्त दरगाह है, पूरी दुनिया से वहाँ लोग आते हैं और जो अपने नाम के आगे साबरी लगाते हैं वो साबिर पाक की निस्बत से वो लोग जुड़े रहते हैं। वो दरगाह को जो वहाँ के मौलाना हैं तथाकथित अपने आप को जो वहाँ की सज्जादा गद्दी नशीन कहते हैं, अब वो लोगों ने उस संपत्ति को, जिनके बड़े कहते थे हमारे बदन के कपड़े भी दरगाह साबिर पाक की अमानत है, हम खादिम हैं यहाँ के, वो कह रहे हैं मालिक हैं, और सैकड़ों एकड़ जमीन उन्होंने अपने नाम पे खादिम हटवा दिया और दर्ज करा दिया, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वक्फ जानबूझ के हारता चला गया। इतनी बढ़िया सेटिंग होती है वक्फ बोर्ड के साथ, वक्फ बोर्ड तो पैसे हारने के लेता है केस को, हारते चले गए, उनके नाम पे वक्फ की संपत्ति दर्ज हो गई, आज वो मालिक बने घूम रहे हैं। जहां सदियों से मेला लगता आया है, सैकड़ों सालों से, आज वो संपत्ति भी वक्फ की नहीं रही है, वो भी सज्जादों के नाम पे चली गई है। आए दिन वो कोशिश करते हैं कि कोर्ट का आदेश लेके उसके ऊपर वो पोजीशन ले लें। लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, जो साबिर पाक के चाहने वाले हैं। वहाँ 10,000 लोगों ने यह तय किया है वो अपने खून से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखेंगे कि किसी तरह से इस जमीन को बचा दिया जाए। लकड़बग्गे इन चोरों से वक्फ की जमीन को बचाने के लिए लोग एक आम मुसलमान संघर्ष कर रहा है। सोचिए हालात बद से बदतर कैसे हो गए, कहां की बात कर रहे हैं ये लोग जो हल्ला मचा रहे हैं ना, जितना ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं कि यही मैं जानना चाह रही थी। मैं साजिद रशीदी जी का इंटरव्यू कर रही थी, तो वो कह रहे हैं कि इतनी एकड़ जमीन तो हमारी दिल्ली में पड़ी है और फलां जगह पड़ी है, वो सब हमको वापस कर दें। मुझे ये आपसे जानना है कि अगर आप भी इसी कौम से आते हैं, आपका दिमाग अगर इतना ब्रॉड है, अगर आप चीजों को समझ रहे हैं, तो आम मुसलमान को आप कैसे समझाएंगे? मैंने उनसे भी पूछा था कि आपका क्या फायदा है, वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट हो, बदल जाए, बंद हो जाए, चलता रहे, आपका पर्टिकुलरली क्या फायदा? उनके पास जवाब ही नहीं था। यही मुझे जानना है कि जब आप इन जैसे लोगों का कोई फायदा नहीं है, आम मुसलमान का कोई फायदा नहीं है, तो आम मुसलमान सड़कों पर स्कैनर लेकर क्यों घूम रहे थे अभी कुछ वक्त पहले तक कि जेपीसी में कह दो स्कैन करके अपनी राय भेज दो? डर का खेल है, डराया जाता है। इस मुस्लिम समाज को, जो शोषित समाज है, जो वंचित समाज है, वो डरा हुआ है, उसे और डरा रहे हैं। पर एक तो दूसरी तरफ से डरता है, फिर अपने वाले डराने बैठ जाते हैं। उसने कहा आप तुम्हारा क्या होगा, मस्जिदें बंद कर दी जाएंगी, सब लूट लिया जाएगा, सारी ज़मीनें छीन ली जाएंगी। किससे छीन ली जाएंगी? इन गरीबों के पास है क्या जिससे छीना जाएगा? उनसे छीन ली जाएंगी जिनके पास है। असदुद्दीन ओवैसी जी की ज़रा पूछिए ना, यूनिवर्सिटी कौन सी संपत्ति पे बनी है? या हज़ारों करोड़ की संपत्ति लेके बैठे हैं कैसे? होटल ओबराय दिल्ली का 1 रुपए लीज पे है, वक्त की संपत्ति पे किसने दिया? कौन सी सेटिंग गेटिंग हुई? कोई पूछने वाला है? नहीं। बढ़िया धंधा चल रहा है।